नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज की हमारी बहस अफसरों की लापरवाही के इर्द गिर्द होने वाली है। वही अफसर जिन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगते आए हैं और लगते रहते हैं। डिबेट शुरू करें उससे पहले आपको पूरा मामला हम एक बार समझा देते हैं। असल में शासन की तरफ से सभी अफसरों को आदेश जारी किया गया है कि अफसर अपने सांसद और विधायकों का नंबर सेव करके रखें। अब सवाल उठता है कि ऐसे आदेश की जरूरत आखिर क्यों आई। दरअसल यूपी के तमाम अफसरों को लेकर विधायकों और सांसदों ने शिकायत की थी। शिकायत में यह कहा गया था कि कई अफसर ऐसे हैं जो विधायकों और सांसदों की कॉल रिसीव ही नहीं करते। इस पर जवाब तलब किया गया तो अधिकारियों ने जवाब दिया है कि उनके फोन में सांसदों और विधायकों के नंबर ही सेव नहीं है, जिसके चलते उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। वहीं जवाब के बाद आने पर शासन की तरफ से सभी अफसरों को आदेश भी जारी किया गया है कि वो अपने इलाके के सांसदों और विधायकों के नंबर सेव करके रखेंगे। साथ ही उनके सुझाव और अनुरोध पर प्राथमिकता से काम करने के आदेश भी दिए गए। और यह पहला मौका नहीं है जब अफसरों की इस तरह की लापरवाही सामने आई है। कुछ दिन पहले की बात करें तो सरकारी फोन पर कॉल रिसीव नहीं करने वाले कई अफसरों पर कार्रवाई की गई है। सरकार ने ऐसे 25 डीएम और 4 कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इनमें वाराणसी, प्रयागराज, बरेली और अयोध्या के कमिश्नर शामिल हैं। दरअसल कॉल रिसीव नहीं करने की शिकायतें सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई थी। और ऐसा नहीं है कि यह हालात सिर्फ विधायक या सांसदों तक सीमित है, बल्कि आम जनता भी इस तरह के रवैये से लगातार परेशान है। हालांकि आदेश जारी होने का मतलब है अफसरशाही में इस तरह की लापरवाही पर सीएम योगी खुद सख्त रुख अपना रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अफसर कब सुधरेंगे, क्योंकि अफसर जब तक सुधरते नहीं तब तक व्यवस्थाएं भी नहीं सुधरेंगी। तो इस आदेश का आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, जानने की कोशिश अगले 1 घंटे की बहस में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि अफसरों के रुख पर जनता क्या कहती है और जनता की शिकायतें किस तरह की हैं। अधिकारी बिल्कुल नहीं उठाते हैं फोन, 10 को फोन कर दीजिए नहीं उठाते हैं और बाद में ही कहते हैं कि भाई हमारा जो है नंबर सेफ नहीं है आपका। अधिकारियों के नंबर मिलते हैं, जब फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो समस्याएं किसको सुनाई जाए। हाँ, सुनवाई हो जाती है। अधिकारी जो फ़ोन करते हैं तो सुनवाई होती है। पहली बात तो अधिकारी कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं और कोई उठा भी अगर लेता है तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। हम व्यापारी लोग इस संबंध में बहुत परेशान है। सिंपली मेरा भी यही था, लर्निंग से मेरा वो ड्राइविंग लाइसेंस बनना था, तो उसके लिए भी मुझको लगभग 2-3 महीने लग गए फ़ोन करते करते। पर्सनल नंबर नहीं होता, ना अधिकारी खुद फ़ोन उठाता है। वो उसका कोई पीए होगा या सचिव होगा या कोई वहाँ पर होगा। लगभग देखने में यही आया कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उनके पीए वगैरह फ़ोन उठाते हैं, वो आनाकानी करते हैं, फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। बिल्कुल नहीं उठाते हैं और बार बार चक्कर मारने पड़ते हैं। इस गर्मी में भी बुरा हाल हो जाता है, कई चक्कर मारने पड़ते हैं। सरकार से अनुरोध है कि सूची नंबर पर फोन उठे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो लगातार अफसरों की लापरवाही पर एक्शन की बात अब कही गई है। अफसरों के फोन नहीं उठते हैं। शिकायत के बाद कई अफसरों को फोन मिलाए गए, जांचा गया और यह शिकायत बिल्कुल सही पाई गई। फोन रिसीव न होने पर अफसरों के लिए आदेश जारी किया गया है कि आखिर आप लोग फोन रिसीव क्यों नहीं करते हैं। इस पर आदेश जारी हुआ और अफसरों ने बहाना बनाया कि उनके पास नंबर सेव नहीं। जब उनसे पूछा गया कि आप आखिर फोन रिसीव क्यों नहीं करते हैं तो उन्होंने बहाना बनाया कि हमारे पास तमाम नंबर्स सेव नहीं है, व्यस्त रहते हैं, तमाम ऑफिस के काम होते हैं, जनता के भी संवादों को हम निपटाते हैं, जनता की समस्याओं का हम निस्तारीकरण करते रहते हैं, इसलिए हम फोन उठा नहीं पाते हैं। अब इस तरह की शिकायतों पर मुख्यालय की तरफ से एक्शन हुआ है और इसमें तमाम डीएम, कमिश्नर, एसडीएम को नोटिस जारी किया गया है। आपको बताएं कि पहले भी 25 डीएम और 4 कमिश्नर को इसके संबंध में नोटिस दिया जा चुका है। उनको कहा जा चुका है कि आप इस पर जवाब दीजिए। साथ ही उनसे कारण बताओ नोटिस के तहत यह भी जवाब मांगा गया कि आखिर ऐसी कौन सी व्यस्तता थी जिसके चलते अगर स्थानीय विधायक या सांसद का फोन आपके पास आता है तो आप कॉल रिसीव क्यों नहीं करते हैं। यह भी हो सकता है कि जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर ही सांसद ने आपके पास फोन किया हो। इसका कोई संतोषजनक जवाब जब नहीं मिला उसके बाद अब सचिवालय के स्तर से एक्शन हुआ है। सीधा आदेश जारी किया गया है कि आपको जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना ही करना है, क्योंकि वो विधायिका में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए आपकी भी जवाबदेही ये बनती है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि आपके पास फोन करता है, किसी भी कारण से फोन करे, आपको उसका फोन रिसीव करना है और उसकी समस्याओं को आपको सुनना है, क्योंकि वो आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर नहीं, जनता की समस्याओं को लेकर आता है। इसमें लगातार यह कहा गया अधिकारियों की तरफ से कि हम नंबर सेव करेंगे। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह के कार्य ना होने पाए। उसी पर अब सचिवालय के स्तर से सीधा एक्शन हुआ है, सीधे चिट्ठियां जारी हुई हैं, सीधे आदेश हैं, उसमें निर्देश भी हैं कि अब आपको किस तरह का काम करना है और साथ ही जनता से भी संवाद करना है, क्योंकि जब इस तरह की शिकायतें गई तो जनता की तरफ से भी फोन कराए गए, सचिव के स्तर से भी फोन कराए गए और सांसदों के स्तर से भी फोन कराए गए। लेकिन जब कुछ अफसरों को यह पाया गया कि ये फोन रिसीव नहीं करते, उसमें एक्शन हुआ और उसी में लगातार
ये बात सामने आई कि शासन को निर्देश जारी करना पड़ा। आपको हम बता दें कि यूपी में माननीयों के फोन नहीं उठाने की शिकायतों पर प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह ने सभी वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखकर अब निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें समय पर फोन रिसीव करने, समस्या सुनने और फौरन उचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। तो इस तरह का निर्देश जारी होने के बाद अब अफसरों की जो शंकाएं हैं और जो समस्याएं हैं अब वो और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह के मनमानी का रवैया नौकरशाही में लगातार देखा गया था, अब वो मनमानी नहीं चल पाएगी। जिस तरह से नौकरशाह लगातार अपनी ABCD के चलते लोगों को परेशान करते थे, शायद अब वो कम होगा। और इसका एक सीधा सा मतलब ये भी है प्रदेश के अंदर कि मुख्यमंत्री की निगाह में तमाम वो अफसर आ जाएंगे जिनके संबंध में इस तरह की शिकायतें बार बार होंगी। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर में इस तरह के अफसर आएंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि यह सिलसिला तो काफी सालों से चलता आया है, इसमें कोई सुधार नहीं हो पाएगा, यह महज खानापूर्ति है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और लगातार इस तरह की शिकायतें पहले भी आई हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर संजीदा नहीं थी। यह महज कागजों पर इस तरह का आदेश दिया गया है, जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नौकरशाहों की लॉबी बहुत ज्यादा मजबूत है। और इस तरह की पहले तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते आए हैं। हमने आपको कुछ समय पहले एक मुद्दे पर लगातार प्राइम न्यूज ने बहस भी की थी कि किस तरह से ब्यूरोक्रेटों से जवाब मांगे गए थे कि उनकी संपत्ति कितनी है, उनके पास कहां से आय आती है, और अगर उनके पास इतनी अचल संपत्ति आई है तो उसका सोर्स क्या है। उस पर भी तमाम नौकरशाहों ने अपना जवाब सरकार के पास दाखिल नहीं किया था। इस पर भी एक बार हमने बहस की हुई है। और आज फिर से अफसरों की लापरवाही पर जिस तरह का प्रश्न चिन्ह उठा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेकर आज हम बहस करने जाने हैं। तमाम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े होंगे, बीजेपी से भी होंगे, सपा से भी, कांग्रेस से भी, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमारे साथ होंगे। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अफसरों की लापरवाही कब तक चलेगी और इसका खामियाजा भुगतता कौन है। क्या इससे सिर्फ और सिर्फ सरकार को नुकसान होता है, या जो काम करने की प्रक्रिया है सिर्फ उसको नुकसान होता है, या जनता को जिस तरह का न्याय मिलना चाहिए, जिस समय पर मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं विलंब होता है। अगर सही समय पर न्याय नहीं मिला, अगर सही समय पर एक्शन नहीं हुआ, सही समय पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आखिर उस कार्रवाई का क्या लाभ है जो कि समय बीतने के बाद होगी। यह भी बड़ा प्रश्न चिन्ह आज हम अपने तमाम मेहमानों के सामने उठाएंगे कि अगर अफसरों की इसी तरह से मनमानी चलती रही तो आखिर इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, पूरा प्रदेश या कोई और। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सबसे पहले हम आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अफसरों की लापरवाही का सिलसिला बहुत पुराना है, नौकरशाह जिस तरह की ABCD पढ़ाते आए हैं कि काम नहीं करेंगे, जब बात उन पर काम करने की आ जाएगी तो फाइल का मामला अटका देंगे, जब फाइल की बात आ जाएगी तो बोलेंगे ये मेरे पास इसके अधिकार नहीं है, इसको कोई और देखेगा। इस तरह की लापरवाही आखिर कब तक चलेगी और इससे नुकसान किसको होता है? देखिए, हमें यहाँ देखना है कि ऑफिसर जो अधिकारी गण हैं वो किसका फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, क्या सरकार का रिसीव कर रहे हैं, नहीं रिसीव कर रहे हैं, या आम जो विधायक है और सांसद है। एक प्रोटोकॉल है कि नहीं सरकार द्वारा दिया गया कि एक किसकी बात मानेंगे, किसके कहने पर कोई काम करेंगे। ये भी है कि कभी कभी ऐसा देखने को आया है कि विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि कुछ गलत, कुछ दूसरे तरह का भी निर्देश देते हैं अधिकारी को, और वैसी स्थिति में अधिकारी को काम करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यदि सरकार द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि आप जनप्रतिनिधि का बिल्कुल 100% आप फ़ोन रिसीव करेंगे और उनका द्वारा कहे हुए कार्य को करेंगे, और यदि फिर भी यदि ऑफिसर नहीं यदि अटेंड करते हैं तो यहाँ ऑफिसर की गलती मानी जाएगी, और फिर उसमें जो सुधारात्मक कार्य हो सके वो सरकार को करना चाहिए। यदि सरकार का ये दिया गया है कि नहीं, सरकार का कुछ दिशा निर्देश है और उसके आधार पर यदि कार्य करना है, फिर ऑफिसर को भी बड़ा डिफ़िकल्ट है कि सबका फ़ोन अटेंड करना और सबके कहे हुए काम करना। यहाँ पर इस चीज़ को भी देखना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी यहाँ पर निर्देश मुझे लगा वो ये लगा कि आप कम से कम जनप्रतिनिधियों का आप फ़ोन तो उठाइए, काम की प्रकृति की विवेचना तो बाद में हो जाएगी। यहाँ पर तमाम ऐसे अधिकारी सामने आए जो कि फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे, वो अपने आप को इतना व्यस्त दिखा रहे थे, हालांकि व्यस्त नहीं होते थे। फ़ोन किया गया, फ़ोन उठाया नहीं, उसके बाद ये बहाना बनाएगा कि हम व्यस्त थे, लेकिन जब आप व्यस्त नहीं थे उसके बाद तो कहीं ना कहीं से कॉल बैक आनी चाहिए थी, वो भी नहीं आई। तब इस तरह का एक्शन लिया गया है सरकार के द्वारा। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि यदि जनप्रतिनिधि का कॉल आता है
और किसी कारणवश अधिकारी व्यस्त हैं तो बाद में कॉल करके उनका क्या आवश्यकताएं थी, क्या वो आए थे, वो जानना अधिकारी का कर्तव्य हो जाता है। और यदि वो नहीं ऐसा कर रहा है तो फिर इसको नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी माना जाएगा और इसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से एक बात चलती है लाल फीताशाही की, आपने भी देखा होगा तमाम ऐसी फाइलें होती हैं जो कि सालों तक लटकी रहती हैं दफ्तर में, क्योंकि अफसर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ फ़ोन रिसीव करने से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये बात इस चीज़ से भी है कि जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर अफसर किस तरह से आंख बंद करके बैठ जाते हैं, फाइलें लटका देंगे, जनता जाती है अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाती रहती है लेकिन उसको समय नहीं देते हैं। इस पर भी काम करने की ज़रूरत है सरकार को। इसमें सरकार को दिशा निर्देश देना चाहिए और हर कार्य के लिए कुछ समय निश्चित कर देना चाहिए कि इस समय अवधि में वो इस कार्य का निपटारा कर लें। ये सरकार का कार्य है कि उस दिशा निर्देश देकर अधिकारी, हाँ ये बिल्कुल सही है कि अधिकारी काम डिले करते हैं। अब ये जानना सरकार का काम है किस कारणवश वो काम डिले हो रहा है, और उस काम यदि होना चाहिए तो सरकार और अधिकारी के बीच में बैठक कर इस चीज़ का निपटारा पहले कर लेना चाहिए कि इसमें समय कितना दिया जाए, किसी कौन सी काम में समय कितना दिया जाए, और तब फिर उसका उत्तरदायी उसके ऊपर देना चाहिए। तो इसका जो सबसे अच्छा एक उचित समाधान हो सकता है वो क्या हो सकता है आपकी नज़र में? वो सरकार और अधिकारी के बीच में पहले बैठक हो जाए काम का और तय हो जाए कि हाँ इसमें कौन से काम, क्योंकि हम जब हर व्यक्ति के लिए मैं अपना काम कोई डालता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 दिन में, 2 दिन में काम हो जाए। हो सकता है कि वो काम में कुछ जांच की आवश्यकता हो, कुछ दूसरे में चीज़ को देखने की आवश्यकता हो, तो उसमें डिले हो सकता है। ऐसी स्थिति इसको सही वे में करने के लिए सरकार को चाहिए कि बैठक कराकर इसका एक टाइम फ्रेम पहले से बनवा लें, फिर उसमें बड़ा सुचारू रूप से वो कार्य होगा। और यदि नहीं होता है तो उसकी उत्तरदायी उस अधिकारी के जिसके अंदर में है उसको उसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उसके ऊपर देना चाहिए। मतलब आपका संकेत है कि जब भी कोई काम हो, किसी भी फाइल से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, तो उसमें एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाए, उसमें लिख दिया जाए कि ये काम इस तारीख तक हो ही जाना चाहिए, और अगर उससे विलंब हो तो फिर उसमें एक्शन लिया जाना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए और लेना चाहिए। और ये नहीं कि एक हम काम नहीं हो रहा है। नॉर्मली ऐसा भी देखा गया है कि अधिकारीगण इस चीज़ को जो उनके अंडर में असिस्टेंट जो होता है उसके ऊपर दे देते हैं। वो नहीं, उसकी जिम्मेवारी वो अधिकारी का उत्तरदायी होना चाहिए कि नहीं ये काम क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल। और जो छोटे कर्मचारी होते हैं जो कि अधिकारियों के अंडर में आते हैं, उनको सही समय पर निर्देश नहीं दिए जाते, या उनसे भी ये उम्मीद नहीं की जाती अधिकारियों द्वारा कि उसको भी एक कम से कम समय सीमा दी जाए। कई बार क्या होता है कि बाबुओं के पास फाइलें लटकी हुई हैं, अधिकारियों को इसकी कोई खबर ही नहीं है, तो अधिकारी भी तो उनसे कम से कम एक रजिस्टर मेंटेन करवा सकते हैं। क्योंकि तमाम ऐसे जिलाधिकारी मैंने देखे कि उन्होंने आदेश दे रखे हैं जिले में कि जो भी फाइल आएगी उसका एक रजिस्टर मेंटेन होगा, किस तरह की शिकायत हमारे पास आई है, शिकायत वाला रजिस्टर अलग होता है, जो फाइलें हैं उसका अलग होता है, जो भूलेख से जुड़े हुए प्रपत्र होते हैं उसका रजिस्टर अलग होता है, और अधिकारी खुद उसका निरीक्षण करता है कि कितनी शिकायतें आई, आखिर हमारे पास किस तरह के प्रार्थना पत्र आए थे, उनको उसमें लिखा जाता है, और फिर अधिकारी उसकी जांच करता है कि इनका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। अधिकारी यदि सही है, अधिकारी यदि ईमानदार है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर अधिकारी बेईमान होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकारी में यदि ईमानदारी है तो मेरे हिसाब से कोई भी जो सहायक है इस काम को डिले नहीं कर सकता है। ऐसा देखने को मिला है कि एक अधिकारी जो काम सही समय पर नहीं कर रहे थे और उनके अंदर में कोई सहायक कार्य किया है, तो उसका वो स्वभाव में वो आ गया है किसी कार्य को विलंबित करने का। बिल्कुल। हमारे साथ और भी मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दूसरे अधिकारी अच्छे वाले आ जाते हैं तो वहाँ पर उनको कार्य करने में थोड़ी सी दिक्कतें होती है। बिल्कुल। तो उस अधिकारी को यदि, लेकिन वो अधिकारी यदि वास्तव में ईमानदार हैं और अपने कार्य को अपने समयबद्ध तरीके से करना चाहते हैं तो उस सहायक में सुधार हो जाता है, नहीं तो उस सहायक को दंडित करते हैं वो।
बिल्कुल। अशोक जी, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हरीशचंद्र जी, सबसे पहले आपसे ही एक सवाल पूछता हूँ। जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही बढ़ती जा रही है कि वो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं, सांसद की नहीं सुन रहे हैं, विधायक की नहीं सुन रहे हैं, जनता की वो फिर क्या सुनते होंगे, आप इस पर अब कैसे लगाम कसेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार जनता को समर्पित सरकार है, जन आकांक्षाओं को समर्पित सरकार है और जनता के प्रति ये शासन प्रशासन के अधिकारी जवाबदेह हों, कार्यपालिका जवाबदेह बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दिशा निर्देश जारी किए कि सभी जो अधिकारी हैं अपना COG नंबर उठाएंगे और जो जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। अब तक की जो सरकारें थी वो केवल कुछ परिवार, कुछ लोगों तक के जवाब दे रहती थी, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय योगी जी की सरकार है, तब से आप देखिए कि लगातार सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रही सरकार, उनकी समीक्षा भी कर रही है और ये आपने अपने प्रोमो में खुद ही बताया। तो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार का मकसद अधिकारियों को, चाहे वो जिला प्रशासन के हों या प्रदेश सरकार के अधिकारी हों, उन सबको वो जनता के प्रति जवाबदेह बने, क्योंकि सांसद हों, विधायक हों, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता की समस्याएं, जनता अपनी समस्याएं उन तक पहुंचाती है और वो प्रशासन तक पहुंचाते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपके पास आएंगे अभिषेक जी, और हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार जिस तरह का दावा करती आई है, अफसरों की भी लापरवाही सामने आ गई, नेताओं की भी लापरवाही पर आप लगातार प्रश्न खड़ा करते रहते हैं। आपके पास आऊंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार वाकई में अपने अफसरों पर ही लगाम नहीं लगा पा रही है क्या। स्वागत है अभिषेक जी, आपके पास आएंगे। अब हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि फेल कौन हो रहा है, सरकार फेल हो रही है या अफसर इतने ज्यादा बेपरवाह हो चुके हैं कि उन्हें सरकार की परवाह नहीं है? देखिए, हमने पहले भी कहा हुआ है कि सरकार, मनमानी सरकार अपने हिसाब से चल रही है और ये सरकार के झूठे आंकड़े आखिर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आज वही चीज खुल करके सामने आ गई है कि अधिकारी फोन उठाते नहीं है। डीएम संबंधित जितने भी अधिकारी हैं वो फोन उठाते नहीं है और अगर किसी ने उठाया तो उनको PRO ने उठाया और कोई भी रीजन दे करके उस फोन को कट कर दिया। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है सरकार के ऊपर। अब अभी हरीशचंद्र जी बोल रहे थे, आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले, आपने भी डिबेट कराई थी कि मुख्यमंत्री जी ने कई बार ऐसा आदेश दिया था कि जो भी सड़कों के गड्ढे हैं वो तय समय पे भर जाए, नहीं तो अधिकारियों के ऊपर उचित कार्यवाही होगी। बिल्कुल। तो जब अधिकारी स्वयं मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा होगा। जनता की पीड़ित जनता जो है, उस जनता जनार्दन जो है, उसकी कितनी सुनवाई हो रही है आप समझ सकते हैं। और उस चीज को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संबंधित सभी इनके कार्यकर्ता से लेकर के नेतागण एक झूठे आंकड़े देते हैं कि इतना बढ़िया काम हो रहा है। अगर काम हो रहा होता तो शायद इनके विधायकों को या जनप्रतिनिधियों को ये बोलना ना पड़ता कि वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। DM SP वगैरह संबंधित जितने भी अधिकारी है वो शायद निवारण कर रहे होंगे समस्याओं का। अगर निवारण उत्तर होगा तो वो कौन उठाए? ये सबसे समझने वाली बात है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार निर्देश दे रही है अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी इतने ज्यादा बेपरवाह हो चुके हैं कि उनको सरकार की चिंता ही नहीं है, ना ही वो मुख्यमंत्री की मान रहे हैं, ना ही वो अपने सचिव की मान रहे हैं, ना ही कमिश्नर की मान रहे। देखिए, सरकार को तब समझ में आता है जब पानी सर से ऊपर हो जाता है। जब अंतिम पायदान पे बैठ जाती है सरकार के, अब कुछ भी रास्ता नहीं बचा है तो सरकार कहती है कि एक अध्यादेश लाओ, इनको चालू करो, इनकी माने। लेकिन तब भी कर्मचारी मनमाने ढंग से काम करते रहते हैं। क्या DM आज खुद, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले बताया, DM SP वगैरह खुद फोन नहीं उठाते, उनके PRO वगैरह फोन उठाए तो शायद उन्होंने भी कुछ टाल मटोल करके जवाब दिया। अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करते, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसके लिए जिम्मेदार सरकार होती है। सरकार के पास ऐसा तंत्र नहीं रह गया मुझे लगता है जो जिम्मेदारी से काम करा सके।
हरीश जी जवाब दीजिए। इन्होंने एक बहुत जरूरी बात बोली कि जब अफसर ही लापरवाह रहेंगे, और देखिए ये प्रश्न आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर अफसर ठीक से काम नहीं करेंगे तो आप कोई भी योजना आप चलाइए, राज्य सरकार की हो केंद्र सरकार की हो, उसकी डिलीवरी तो जनता तक होगी नहीं, क्योंकि अधिकारी जब उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो जनता तक आखिर आपका जो संदेश है, जो आपकी योजना है वो पहुंचेंगी कैसे? तो ये तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा गंभीर बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो सरकारें केवल 10 जनपद के प्रति जवाबदेह होती। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी और योगी जी की जो सरकार है वो जनता के प्रति समर्पित है। और अंतर आप देख लीजिए कि श्रीमान राजीव गांधी जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली जब 1 रुपया मैं भेजता हूँ तो 6 पैसा पहुंचता है गाँव तक, और आज मोदी जी की सरकार है तो 100 पैसा भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा वहाँ पहुंचता है। आज मोदी और योगी जी की सरकार इस कार्यपालिका को, अधिकारियों को, शासन प्रशासन को जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बनाने का काम कर रही है। अब तक ये जो अफरा तफरी का माहौल रहता था उसको दूर कर रही है, और इनको कि जनता के प्रति जवाबदेह शासन प्रशासन में बैठे लोग उस पे मजबूती के साथ योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। और यही नतीजा है कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन गांव-गांव आप जाके देख सकते हैं। मुझे लगता है कि अभिषेक जी को जानकारी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भ्रमण नहीं किए होंगे। अब तो हर जिला हेडक्वार्टर 4 लाइन से जुड़ गया, गांव-गांव सड़कें बन रही हैं। ये तो इनके साथी थे, सपा सरकार जिनके साथ ही चुनाव लड़े थे, उनकी सरकार पूरे प्रदेश में गड्ढे हो गए थे, और अब तो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, एक से एक बढ़िया एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। तो मोदी और योगी जी की सरकार में जो विकास है वो अप्रतिम है, और वही कारण है कि जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व के साथ खड़ी है। अभिनंदन किया जाना चाहिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो इस ब्यूरोक्रेसी को, शासन प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, आदेश जारी कर रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि है उनका फोन आप उठाइए, और जो अधिकारी नहीं उठाते उनको नोटिस जारी होती है, उनसे जवाब तलब किया जाता है। तो ये योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार आपने देखा कि ऐतिहासिक है कि जब IAS IPS के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई, उनको भी नौकरियों से जबरन रिटायरमेंट दिया गया, क्योंकि अब तक की जो सरकारें थी वो अपने निजी हितों के लिए अधिकारियों के साथ एक तुष्टीकरण की नीति पे काम करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी की सरकार है वो जनहित को समर्पित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता जनहित है और अधिकारी कर्मचारी जनहित के प्रति जवाबदेह हों। इसलिए आवश्यक है कि सब अपने COG नंबर को उठाएं। ठीक है, अभिषेक जी आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात को बोल दीजिए, उसके बाद फिर हम मेजर आशीष चतुर्वेदी के पास चलेंगे। जी, एक्चुअली सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं समझ सकता हूँ कि हरिश्चंद्र जी की मजबूरियाँ थी, वो खुल करके साफ बात नहीं बोल सकते हैं, उनकी मजबूरियाँ मैं समझ सकता हूँ। आपको याद होगा और हरिश्चंद्र जी को भी याद होगा, आज भी के पेपर में दिया हुआ था कि कैसे हरदोई मार्ग के लिए गांव वालों ने आधे मतलब सर के नीचे तक में गोमती नदी में बैठ करके उन्होंने प्रदर्शन किया था कि वो राजमार्ग को बनाया जाए। और दूसरी बात, मैं हरिश्चंद्र जी को बता दूं, मैं भी संगठन से जुड़ा हुआ, मैं काम करता हूँ मोहनलालगंज से। आप जा करके नाक के नीचे आपको बता रहा हूँ, मोहनलालगंज से कानपुर रोड में गई हुई है, आप उस रोड को जा करके देख लीजिए कितने गड्ढे और किस तरीके से व्यक्ति चलता है। वहां पे भी ना जाइए तो जौनपुर वाली रोड पे आप बढ़ जाइए तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे व्यक्ति चल रहा है, कैसे रह रहा है। सीतापुर से लेकर के आप जो लखीमपुर वाली रोड है, आप उस पर चल करके दिखा दीजिए, फिर मुझे बताइए। गिनाना चालू करूंगा हरिश्चंद्र जी तो शायद मुझे लगता है कि आप चुप हो जाएंगे। सर आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। अभिषेक जी, मैं मोहनलालगंज वाली सड़क पे भी गया हूँ, लखीमपुर वाली सड़क पे भी गया हूँ, श्रीमान महोदय, मैं कल ही बात कर रहे हैं, मैं खुद ही श्रीमान मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं 5 दिनों से हर जगह पे था तो आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये तो आपको समाजवादी पार्टी सरकार याद आ गई। हरीश चंद्र जी, मैं खुद जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ।
और आप जिस मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा उन्नाव से कानपुर वाले गंगा बराज के पास देख लीजिए क्या स्थिति है रोडों की। अरे आप ऐसी बात क्यों करते हैं जिसपे हजारों लोग रोज चलते हैं और ये प्राइम न्यूज के जो सम्मानित पत्रकार ये भी उस सड़कों में रोज अक्सर मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप कंगन को ऐसी बात मत कहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आप प्राइम न्यूज के कैमरा अभिषेक जी उसमें कैमरामैन की भी नहीं है ना जरूरत, जमाना तो इसमें एंड्रॉयड का है। आप उसका वीडियो बना लेते और आप भेज दीजिए प्राइम न्यूज के पास। ऐसा है ही नहीं ना। अगर होता उसके लिए हमारे कैमरामैन को भी भेजने की नहीं है जरूरत, आप अपने फोन से उसको शूट कर लीजिए, आप उसको भेज दीजिए प्राइम न्यूज के पास। मैं तो प्राय भ्रमण करता रहता हूँ श्रीमान, मैं खुद भी पाँच दिन के दौरे पे था, मैं कल ही वापस आया, उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इन सबसे के दौरे पे होकर के ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है अभिषेक जी, मैं आता हूँ आपके पास। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जिस तरह से अफसरों पर अब लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है, बीजेपी का कहना है कि नहीं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आपने अफसरों की आदत बिगाड़ दी थी, अब हम उस आदत को ठीक करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे शासनकाल में अफसरों को छूट नहीं दी जा रही है। आपका क्या मानना है, अफसर आपके शासनकाल में बिगड़े या जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ज्यादा बेपरवाह हुए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अफसरों की मनमानी जो है वो ज्यादा बढ़ गई। उसका भी कारण, और मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा कि जब हमारी पार्टी की सरकार थी तब ये अफसर जो थे बहुत अच्छा काम करते, मनमानी तब भी कोशिश करते थे लेकिन तब उतना कामयाब नहीं हो पाते। उसका कारण था कि हमारे यहाँ जब जो जनप्रतिनिधि होते थे, जैसे विधायक मंत्री हुआ करते थे, वो जनता की समस्याओं को लेकर के इनसे मुलाकात करते थे, उनसे बातचीत करते थे और उनके ऊपर दबाव बनाते थे कि आप जो है वो जनता की बातों को सुनिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है, अफसर लगभग घूम फिर करके वहीं होंगे, सब डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाएगा, लोग वहीं के रहेंगे, काडर वही रहेगा। लेकिन हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद ऐसा सोचा कि विधायक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत प्रभाव या गलत दबाव न डाले, शायद इस कारण से अपनी पार्टी में कहीं इस तरीके का कुछ एक मैसेज दिया कि विधायक जो हैं वो पुलिस और प्रशासन की जो कार्रवाई है उसमें जो है किसी भी तरीके का दखल या प्रयास न करें। अब उसका मैसेज क्या चला गया कि अब जैसे जो आम व्यक्ति होता था वो एक विधायक के पास जाता था, जब कोई दरोगा उसकी नहीं सुन रहा है या कोई आईपीएस जो उसकी नहीं सुन रहा है तो वो जाता था अपने क्षेत्रीय विधायक के पास या नेता के पास जो अब क्योंकि वो कड़ी जो है कहीं ना कहीं टूट रही, तो अब जो मनमानी करने मेजर आशीष, मैं आपके ही पास आता हूँ। वक्त यहाँ पर छोटे से एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूँ। आपकी ही बात से हम वापस शुरुआत करेंगे डिबेट की, जल्द हाजिर होते हैं। सबका स्वागत है। मेजर आशीष, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो मैं यही कह रहा था, और इसमें क्या होता है कि अब आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इतिहास में पहली बार देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी संख्या में जो विधायक थे वो लोग एक बार धरने पे भी विधानसभा के अंदर बैठे थे, तो वो संकेत साफ था, वो कोई विपक्ष का धरना नहीं था, वो जो मौजूदा विधायक थे, रूलिंग पार्टी के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वो लोग धरने पे बैठे थे और उनकी यही मांग थी कि अधिकारी जो हैं उनकी नहीं, जो कि वास्तविकता है। अब चाहे वो विधायक सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अब अगर सत्ता पक्ष के विधायक की नहीं सुनी जा रही तो आप विपक्ष के विधायक की तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या है। तो कहीं ना कहीं जनता इससे जो है बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि वो कड़ी जो थी दोनों के बीच वो टूट रही। बिल्कुल, तो इसको जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। और क्योंकि जो अधिकारी उन पे, अब हर एक अधिकारी पे चीफ मिनिस्टर तो अपना जो है एकदम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रख सकता। सही बात है, हजारों की संख्या में है ये लोग, हजारों की संख्या में, तो उस पर कौन अंकुश लगाएगा, उसकी बात को कौन पहुंचाएगा, कहां तक? तो ये काम, ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की, विधायकों की होती है। हर एक शहर में 5 से 6 विधायक होते हैं, तो वो लोग चाहे किसी भी पार्टी के, वो अपने, क्योंकि एक विधायक के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, उसे 5 साल बाद दोबारा चुनाव में जाना होता है। वो अगर जनता के काम नहीं करेगा तो उसको मालूम है कि वो हार जाएगा। लेकिन जो अधिकारी बैठा है
उसको अपनी तनख्वाह मिल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ट्रांसफर होके कहीं और चला जाएगा। उसपे उसकी जो उसके ऊपर कोई इस तरीके का दबाव नहीं है कि उसे पब्लिक के लिए काम करना है। वो दबाव केवल एक जनप्रतिनिधि ही बना सकता है। और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ने उस प्रणाली, जो एक प्रक्रिया थी, उस पर कहीं ना कहीं किसी भी कारण से एक अंकुश लगाया है, जिसका एक मुझे लगता है कि बुरा असर। किस तरह का मतलब अंकुश लगाया है जिसका कि बुरा असर पड़ सकता है? स्पष्ट कीजिए अपनी बात को। यही कि बात पहुंचाए कौन? अब जैसे आप मान लीजिए कि अगर एक दरोगा है एक क्षेत्र जो अपनी मनमानी कर रहा है, अब जो एक आम आदमी है वो थाने जाएगा, जो थोड़ा समृद्ध होगा वो उससे ऊपर एसपी तक चला जाएगा, वहां जाएगा, 1 घंटा बैठेगा, एप्लीकेशन देगा, मुलाकात होगी, एसपी कहेगा अच्छा हाँ मैं बोल देता हूँ, जाओ मिलो देखो, वो फिर वापस उसी दरोगा के पास आएगा, वो फिर वो कुछ नहीं सुनेगा। अब वो जाएगा कहाँ? अब वो विधायक के पास जाता है। अब विधायक कहेगा कि देखो यार मेरी तो सुन ही नहीं रहा। और ये वीडियोस, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, बहुत से रूलिंग पार्टी के एमएलए के वीडियो वायरल हुए जिन्होंने कहा है साफ तौर पे कि जो पुलिस वाले हैं वो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, तो हम कोई दखल ही नहीं देते। ठीक है अशोक जी, जिस तरह से इन्होंने एक बात बोली कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। हाँ आशीष जी को जरा जवाब दे दूं। बिल्कुल दीजिए हरीश जी दीजिए। देखिए आशीष जी जो बात कह रहे थे, समाजवादी पार्टी सरकार में क्या हाल था उत्तर प्रदेश का, सबको मालूम। इस तरह से पूरा जंगल राज पसरा हुआ है, सबको मालूम। और या तो सरकार के अधिकारी कर्मचारी वो सफाई के प्रति समर्पित थे, और क्या पूरी तरह से भ्रष्टाचार में और आकर्ष डूबे हुए। ये बात पूरे प्रदेश को संज्ञान में है। आज जो अधिकारी कर्मचारियों का जो काम करने का जो एक माहौल बिगड़ा हुआ था, योगी जी की सरकार आने के बाद से ही लगातार अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए, कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए आदरणीय योगी जी ने कदम उठाए। और चाहे वो फाइलों के निस्तारण को लेकर के हो, चाहे ये जो पब्लिक रिमांस को लेकर के हो, इन सारी बातों समस्याओं को लेकर के जो प्रशासनिक जो सपा बसपा के कार्यकाल में एक कल्चर बन गया था कि केवल कुछ लोगों को समर्पित हो जाए, बाकी उनको अपने काम से कोई मतलब नहीं था। उसको, उन अधिकारी को, उन व्यवस्था को आदरणीय योगी जी ने जनता के प्रति जवाबदेह बनाया, उसको सुनिश्चित किया। और इसी का परिणाम है कि आज अगर गांव-गांव, गली-गली बिजली पहुंच गई, पानी पहुंच रहा है और बिजली की आपूर्ति गांव-गांव 12 घंटे 18 घंटे हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गली गांव में आपको मकान मिल गए, शौचालय बन गए, निःशुल्क बिजली कनेक्शन पहुंच गए। तो यह जो जवाबदेही मशीनरी को योगी जी ने बनाया, उसी के चलते हुआ। और जो अधिकारी कर्मचारियों में कहीं कोई शिथिलता है, उसको भी दूर करके इनको पूरी तरह से जनता के ऊपर जवाबदेह बनाया जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए। ये आदरणीय योगी जी सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, जिस तरह से सब कुछ अगर इतना अच्छा था तो आपके ही अपने विधायक, वो भी 150 से ऊपर, तो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पे क्यों बैठे? देखिए, कोई राजनीतिक जो घटनाक्रम होते हैं उससे आप सारी चीजों को कोट नहीं कर सकते। कभी कोई इशू होता है और एक छुटपुट इशू को लेकर के उसको आप पूरे प्रदेश के साथ उसको आप वो नहीं उसका उदाहरण सकते। ठीक है, उसका उदाहरण हम नहीं ले सकते। अभिषेक जी, आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर मैं अशोक जी के पास जाता हूँ। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि अपनी सरकार के खिलाफ करने पर आप सिर्फ छुटपुट घटना बता, आप सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार है इसके लिए, क्योंकि अधिकारी फोन नहीं उठाते। तो इसका रीजन मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि मौजूदा समय में जो विधायक है, वो चाहे सीओ हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीएम, उनको धमकाते रहते हैं। पूर्व की घटना आपको याद होगी कि कैसे राज्य मंत्री ने कैसे सीओ को धमकाया था एक बिल्डर को लेकर के। आपको ध्यान होगा, आपने भी डिबेट कराई थी इसके लिए। तो वो भी बेचारे करें क्या? उनको पता है कि अगर माननीय फोन करेंगे तो हम धमकाएंगे हमें। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने कार्य को करना भी चाहते हैं, लेकिन
सत्ता पक्ष के दबाव में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को आप देखिए, अक्सर अभी कुछ टाइम पहले की फुटेज भी आपको याद होगा कि कैसे कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई, जिसपे वहां के जिला अध्यक्ष और वहां के विधायकों ने सीओ और एसएसपी को कैसे धमकाया, उसके बाद उनको मजबूत। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मनमानी सरकार जो है, तानाशाह की सरकार जो है, तो ये दबाव में अधिकारियों को लेकर के काम कराना चाहिए कि मनमानी अपनी धन उड़ाई करवा सके। उस उत्तर प्रदेश का क्या होगा जिसके मुखिया के ऊपर खुद गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कार्यप्रणाली होगी अधिकारियों की और कैसे वहां के तब तो आपकी भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है अभिषेक जी, तब आपकी भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है यहाँ पर कि जिन जिन राज्यों में फिर आपकी सरकारें हैं, आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला जरूर होगा जहां पर अफसर आपकी सुन रहे होंगे, तो वो फॉर्मूला आप यूपी सरकार को जरूर बताइए। हमारी बातों को सुना जा रहा है और हम उनसे काम भी करा रहे हैं, लेकिन किसी दबाव में काम नहीं करा रहे हैं। उनसे काम कैसे करना चाहिए उनको समझा भी रहे हैं। कहीं अगर उनको कोई दिक्कत है किसी विधायक तो उनकी बातों को सुनकर हम उसका निवारण भी करवाते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं होता कि बिल्डर की बात को लेकर के बिल्डर से धन उगाही करने के लिए एक राज्य मंत्री ही वो सीओ को धमकाए। हरीशचंद्र जी, फॉर्मूला तो पूछिए इनसे, इनके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो इन्होंने अपने तमाम राज्य सरकारों को दे रखा है। राजस्थान में आपके सामने आप क्या बात कर रहे हो? आपके साथ आपकी पार्टी में जो कुछ हुआ पूरे देश में देखा। आप जो है इस तरह की बात मत करिए कि उसी जाल में आप खुद फंस जाइए। कांग्रेस पार्टी की सरकारें कैसे चल रही हैं, क्या हाल है उन प्रदेशों का, छिपा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का भी क्या हाल है वो भी किसी छिपा नहीं है। मेरे पास तो आज ही लोग आए थे और कह रहे थे कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको कुछ 10 जनपद से जुड़े लोग को धमका रहे हैं, वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो पहले तो आप अपनी पार्टी में ही देख लीजिए क्या कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, हमने बाकायदा देखा हुआ, इसीलिए हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ नहीं, उसीलिए मैं आपके पास आऊंगा अभिषेक जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पूरे देश को फिर मालूम पड़ना चाहिए ना कि वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है जहां पर अफसर फिर काम करने लग जाते हैं। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह की ABCD चलती है नौकरशाही में, अगर हम लोक प्रशासन को ध्यान से देखें तो जो ABCD है कि A फॉर अवॉइड, कोई भी काम आएगा उसको पहले तब तक नजरअंदाज करना है जब तक कि वो बड़ा कोई इशू ना बन जाए। B फॉर बाईपास, कि जब कोई फाइल आपके पास आई जाए तो अब एक रास्ता बता दिया जाता है जनता को कि आप एक काम कीजिए, ये फला अफसर के पास की टेबल की है, ये मेरे टेबल से संबंधित ही नहीं है। C फॉर कंफ्यूज, अगर तब भी वो फाइल उस अधिकारी के पास आ जाए तो इतना उसको उलझा दो कि आदमी चक्कर पर चक्कर लगाता रहे। और D फॉर डिस्ट्रॉय, कि जब आपके ऊपर ठहर ही जाए कि अब आपको एक्शन लेना ही लेना है तो उस फाइल को ही गायब कर दो। इस तरह की ABCD से बचने के लिए किस तरह के नियम बनाए जाने चाहिए ताकि राज्य सरकार को तो फायदा हो ही हो, जनता को भी त्वरित न्याय मिले, त्वरित उसके कार्य हो। देखिए, मैं आपकी बात के जवाब देने से पहले हमारे सज्जन कुछ बात कर रहे थे, मैं उसमें कुछ कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बोलिए। अधिकारी जो होता है वो शासन का रीढ़ की हड्डी होता है। पार्टी का आता है जाता है, देश वहीं रहता है और अधिकारी वहीं होता है। बिल्कुल, वही अधिकारी कार्य करता है। ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ अधिकारी का जो नए आते हैं उस समय किसका शासन है, उस शासन के मुताबिक उसकी आदतें बिगाड़ दी जाती है या उसको उस काम में ढाल दिया जाता, उस तरह ढाल दिया जाता है। बिल्कुल। अब आपकी बात को मैं इसलिए कभी भी अधिकारी एक गलती यदि किया है तो हम सारे अधिकारी को ये कहें कि ये गलत है, वो उचित नहीं होगा। जो अच्छा कार्य कर रहा है उसका एप्रिसिएशन भी हमें करना चाहिए। बिल्कुल। अब आपके कहने का मैं जवाब दे रहा हूं कि यदि सरकार विपक्ष बैठकर एक दिशा निर्देश तय कर ले और वो दिशा निर्देश अधिकारी को दे दे कि इस तरह आपको कार्य करना है, किसमें आप सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करेंगे, किसमें आप जनप्रतिनिधि से परामर्श लेकर कार्य करेंगे, और समयावधि भी तय कर दिया जाए कि इस समय में कार्य हो जाना है। यदि वो कार्य नहीं होता है किसी कारणवश, वैसी स्थिति में उस अधिकारी को निश्चित रूप से, चाहे वो अधिकारी कोई भी हो, उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। और जब दंडात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाएगा तो हम समझते हैं कि अधिकारी कोई भी ऐसा नहीं करेगा जो कार्य न करेगा। लेकिन यदि अधिकारी सरकार के दिशा निर्देश से कार्य कर रहा है, जहां पर यह दिया गया है कि आप
सिर्फ सरकार के दिशा निर्देश से कार्य करना है और उसमें जनप्रतिनिधि अपना परामर्श भी देना चाह रहा है और यदि वो नहीं मान रहा है तो उसमें अधिकारी की गलती नहीं मानी जानी चाहिए। बिल्कुल। और उसके ऊपर किसी तरह का आक्षेप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हरीश चंद्र जी, जिस तरह से इन्होंने एक ये बात बोली, ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपने नेताओं का पक्ष तो आपने रख दिया कि सांसद जी को ये चीज़ बुरी लग गई है, विधायक को ये चीज़ बुरी लग गई है, लेकिन अधिकारियों के पास भी तो कहीं ना कहीं शिकायत होगी कि साहब छोटी छोटी बातों के लिए इनका पूरे दिन फोन आता है। अब अगर डीएम एक विधायक का पूरे दिन फोन ही उठाता रहेगा तो उसके सामने भी तो बहुत सारे काम है, उसको पूरा पूरा अपना जिला संभालना है। क्या कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि या तो कॉल रिकॉर्डिंग की कुछ ऐसी सुविधा की जाए कि अगर जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच में बात हो रही तो कम से कम ये तो मुद्दा रिकॉर्ड किया जा सकता है ना कि पर्सनल काम से फोन किया है या जनता के सरोकार से, क्योंकि तंग तो वो भी किए जाते हैं। इस पर किस तरह की रणनीति आपने तैयार की है? क्या तो एक आम बात है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि फोन कर रहा है, प्रशासन का काम है लोकहित की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना, उनको एड्रेस करना। और यदि इधर कोई कहता है तो बड़े भी अधिकारी लोग हैं, हर जिले में प्रभारी है। अगर कोई आपको लगता है कि कोई निश्चित मेरे पर दबाव डाल रहा है तो वो भी एक सिस्टम है, आप अपने उच्च अधिकारियों को कह सकते हैं, बाकी लोगों को कह सकते हैं, लेकिन बात तो अधिकारियों को जन सामान्य की, जनप्रतिनिधि की सुननी चाहिए। और अनुचित कार्य करने के लिए कोई दबाव डालता है बिल्कुल मत करिए, लेकिन जो जेन्युइन प्रॉब्लम है अगर आसपास पहुंचेगी नहीं तो आप समस्या से भी कैसे। तो इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए, जो अधिकारियों को दिए, आप जनप्रतिनिधियों की समस्या सुनिए और जो जन समस्याएं हैं उसका निराकरण करिए। और उसके लिए जो 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 आपने संशय उठाया वो उसका कोई अर्थ नहीं है। वो अगर कोई अन्यथा कोई बात कहता है, अतिरिक्त कोई किसी अच्छे दबाव डालता है, आप अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करिए, आप मत करिए। तो वो इस तरह की कोई बात नहीं होती। बात यह है कि जब जेन्युइन समस्या प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचती तो उसका निराकरण हो जाता है। और अगर फोन नहीं उठाएंगे तो वो जेन्युइन से जेन्युइन समस्या आप तक आएंगी कैसे? ठीक है, आपका पक्ष इसमें यह है कि अगर जेन्युइन किसी समस्या को लेकर अधिकारी के पास फोन किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसी तरह से सिस्टम चलता रहा तो शिकायतें तो अधिकारियों की तरफ से भी होंगी, शिकायतें नेताओं की तरफ से होंगी, समाधान कैसे निकलेगा? आप सबका स्वागत है। अभिषेक जी आपके पास आना चाहेंगे और हम ये समझना चाहेंगे रास्ता क्या हो सकता है इसका कि अफसरों की शिकायतें भी खत्म हो जाएं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी भी शिकायतें खत्म हो जाए और कुल मिलाकर जनता को लाभ हो। अफसर कितने नाराज होते हैं, सांसद कितने नाराज होते हैं, इससे कहीं अधिक ज्यादा जरूरी है कि जनता को सही समय पर सही न्याय मिले। मैं बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब मेरा अगर पर्सनल आप बात करेंगे तो आप ये देखिए कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के अधिकारी हो, सांसद प्रतिनिधि, सांसद जो हो गए और वहाँ के मौजूदा विधायक हो गए, उन सभी के साथ सरकार को एक पहले वार्ता करानी चाहिए जिसमें सिर्फ अधिकारी, सांसद और वहां का एक सरकार की तरफ से नियुक्त प्रतिनिधि होना चाहिए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री तो हर जगह जाएगा नहीं। ऐसी मीटिंग हर जगह पे करानी चाहिए, इनको जिलेवार करानी चाहिए, सिटी वाइज, ताकि जहां पे जो संबंधित अधिकारी है, क्योंकि जो समस्याएं होती है वो हर जिले वाइज अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो अगर अधिकारी को सांसद से या विधायक से, जो भी वहां पे मौजूदा विधायक होते हैं, उनसे कोई दिक्कत होती तो आपस में जब एक दूसरे से बैठ करके बात करेंगे तो उसका निवारण आराम से हो सकेगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है, और अगर ऑर्गेनाइज होती है तो कहीं कोई व्यक्ति नहीं होता, कहीं कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो इसलिए मीटिंग का कोई सार्थक प्रयास नहीं हो पाता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन जब सब सारे विभागों के लोग बैठेंगे, सारे जिम्मेदार अधिकारी बैठेंगे, डीएम, एसपी, हर एक व्यक्ति बैठेगा, विधायक, तो उसका निवारण भी हो सके। क्योंकि जो अधिकारी को शिकायत होगा उसका निवारण कैसे किया जाएगा वो प्रतिनिधि तय करेगा कि ये चीज हमारे अंदर की कमी है, हमें इसको दूर करनी चाहिए। और जो विधायक और सांसद की दिक्कतें होंगी वो जिम्मेदार अधिकारी मानेंगे और वो उस चीज में मुझे लगता है कि सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। मेजर आशीष, आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार सरकारें तो आपने भी खूब चलाई है उत्तर प्रदेश में, आप केंद्र में भी साझेदार रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अधिकारियों के लिए कौन सी ऐसी नीति बनाई जा सकती है, किस तरह के नियम होने चाहिए जिससे कि वो सांसदों की सुने, उनकी फोन उठाए, ये तो चीज अपनी जगह है, साथ ही जो उनका डिलीवरी का टाइम है वो कम से कम सुनिश्चित हो जाए ताकि सही समय पर सही लाभ जनता को मिल पाए? सबसे ज्यादा बात
जब सरकार ही ये आदेश दे अपने जितने अफसर हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स या आईपीएस हो, तो उनको कि आपको जनप्रतिनिधि बात सुननी तो वो सुनेंगे। और जब सरकार ही एक तरीके से ये मैसेज दे कि विधायक जो हैं वो आपके काम में दखल अंदाजी नहीं, तो वो अपनी मनमानी करेंगे। ये गाइडलाइंस तो सीधे सीएम या सीएम ऑफिस ही देता है कि वो किस तरीके से शासन चलाना चाहता है। वो अधिकारियों के माध्यम से चलाना चाहता है या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलाना, वो ये फैसला तो सरकार करती है। आपके समय पर क्या था? सरकार में कहीं आपके समय पर क्या था? ये कहीं नौकरशाह चलाते थे कि नेता चलाते थे? हमारे समय देखिए, नौकरशाह तो हमेशा ही चलाएगा, लेकिन उसके ऊपर लगाम हमारे यहाँ जो विधायक सांसद थे वो लगाते थे। तो जो जनता की समस्या होती थी, जब पुलिस या अधिकारी नहीं सुनते थे, वो विधायकों और नेताओं के पास जाते थे और वो लोग जो है उनसे बात करते थे। लेकिन मौजूदा स्थिति में वो चीज नहीं हो पा रही है। ये वास्तविकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये वास्तविकता यही है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतने बेलगाम हो रहे हैं अधिकारी। आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, ज्यादा बड़े अधिकारी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नीचे स्तर पे ही चले जाइए। एक कैमरा ले लीजिए, उसी में आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि मुझे ये काम कराना है। आप देखिए वो आपको कैसे नचाते हैं इधर से ऊपर, तो आप छोड़ ही दीजिए। तो इसका सीधा सा रास्ता यही है कि नेताओं का दखल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो अपने काम के लिए नहीं करेगा, कोई ना कोई जरूर हो सकता है इस तरीके का। तो उसके लिए सरकार जो है उन अधिकारियों को ये गाइडलाइंस दे सकती है। यदि कोई निजी उसके लिए आप पे दबाव बना रहा है तो आप जो है उसकी शिकायत करें। लेकिन अगर वो जन समस्याओं के लिए आपको फोन कर रहा है, वो उनके लिए आपसे मिलने आ रहा है और आप उसी से बदतमीजी करें, तो ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? मेजर आशीष, दरअसल दिक्कत ये भी है ना कि कई बार जन समस्याओं के नाम पर समस्याएं कैसी पहुंचती हैं। किसी का चालान कट गया तो बैठे बैठे सीधे एसपी को उठा के फोन ठोक दिया, सीधे बोले कि भैया हमारा आदमी है, इसका चालान जो आप काट रहे हैं या जो आप इसकी बाइक ले गए हैं, जो आपने इसका लाइसेंस सीज कर दिया, आप उसको छोड़ दीजिए। इस तरह की भी समस्याएं जन समस्याओं में आती हैं क्या? देखिए, इस तरीके की नहीं है। ये तो भाई जब शासन जो गाइडलाइंस देगा वो क्लियर देगा कि भाई कोई भी गलत काम के लिए कोई पैरवी करे आप मत सुनिए, लेकिन जो सही काम के लिए कह रहे हैं तो उसको तो आप सुनेंगे ना, क्योंकि अभी वो नजरअंदाज हो रहा है। आज पुलिस वालों की आप कार्य प्रणाली देख लीजिए, कितना बुरा हाल है। हर जगह पैसा ही पैसा चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। आप किसके पास जाएंगे? आप पुलिस वाले की शिकायत लेके किस पुलिस वाले के पास जाएंगे? वो भी आपसे सुनेगा, कहेगा ठीक है जाओ, ठीक है हाँ कार्रवाई होगी जाओ। हरीशचंद जी, उसके बाद आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपके पास इसका अब जो एक समुचित रोड मैप होना चाहिए वो आपके दिमाग में क्या है? इन्होंने भी देखिए बहुत जरूरी बात बोली है कि अगर जनता जाए समस्या लेकर किसी पुलिस वाले की, मान लीजिए उनको शिकायत करनी है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो फिर जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे। और अगर जनप्रतिनिधि की ही नहीं सुनी जाएगी तो वो फिर कहाँ जाएंगे? किसी बड़े अधिकारी के पास सीधे जा नहीं सकते, मुख्यमंत्री के पास जा नहीं सकते, तो वो तो हताश होकर फिर अपने घर ही वापस लौट जाएगा। इसके लिए अब आपके पास समुचित रोड मैप क्या है ताकि जनता का विश्वास सरकार पर भी बना रहे, नौकरशाह पर भी बना रहे? नहीं, समुचित रोड मैप के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए, प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए उन्होंने निर्देश किए, आदेश किए कि सीयूजी नंबर आप उठाएं और जनप्रतिनिधियों की जो फोन है उनको आवश्यक रूप से उठाएं। ये इसी को जवाबदेह बनाने के लिए किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। और जहां तक सवाल है, अभी जो बात अशोक जी कह रहे थे, जिला योजना समिति की बैठक में तो सारे अधिकारी, विधायक और सांसद सब लोग होते ही हैं। बिल्कुल, वो हर जिले में जिला योजना समिति की बैठक होती रहती है, लेकिन अनेक त्वरित समस्याएं होती हैं और वो कामन से अलग हटके होती है, कामन से अलग हटके होती है। बिल्कुल, तो उसपे लेकर के यह है कि भाई जो त्वरित समस्याएं हैं अगर वो अधिकारियों तक नहीं पहुंचेंगी तो उसका समाधान कैसे निकले? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन जवाबदेह बने, इसके लिए आदेश किए हैं और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। अभिषेक जी, स्वागत कीजिए यार आप भी इस तरह की चीजों का। देखिए, हम तो सरकार के साथ हमेशा खड़े होने की बात करते हैं, तो सरकार से बोलते ही हैं कि आपको जहाँ पर सरकार चलाने के लिए हमारी जरूरत हो आप बताइए, हम तो निष्पक्ष राय देते हैं आपको।
लेकिन आप ही तानाशाहों की तरीके से आप सिर्फ बताते हैं कि हमने ये काम है वो काम है, लेकिन आज जनता आपको झांकना पड़ेगा कि कहाँ पे, जैसे उदाहरण के तौर पे कि जैसे शौचालय घोटाला हो गया रायबरेली में करोड़ों रुपए का, तो क्या कैसे हो गया, इन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए था। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे पेड़ों के वृक्षारोपण के नाम पे, खुदाई के नाम पे कैसे आपने उसमें घोटाले कर दिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। हम तो साफ बताते हैं आपको, लेकिन आप विपक्ष को साथ में ले चलने की बात ही नहीं करते हैं। आप तो सिर्फ इल्जाम देने की बात करते हैं कि इन्होंने, इनके कार्य में विकास नहीं हुआ था, इनके कार्य में विकास नहीं हुआ। अरे भाई, हमें आज हम सरकार में नहीं है ना, लेकिन जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आप सरकार में है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपनी अपनी यहाँ पर राय रखी, शिकायतें सबके पास हैं, सभी के पास कहीं ना कहीं यहाँ पर सलाह भी है। देखने वाली बात यह है कि अफसरों और नेताओं के बीच की जो जुगलबंदी है, इसमें जो रस्साकशी इस वक्त शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, उससे जनता को कितना लाभ होता है। और जो आदेश मुख्यमंत्री के स्तर से अब सभी को गया है, बिल्कुल सीधा संकेत है कि अफसरों को लापरवाह नहीं होना है। जनप्रतिनिधि अगर किसी भी बात के लिए आपके पास फोन करता है, आपको उसमें रिस्पॉन्स तो देना ही देना है। इंतजार रहेगा इससे जनता को कितना लाभ होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।